जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैम्ब्रिज इक्वेशन। इसको कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं। सिंपली सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि इन्हें कैम्ब्रिज इक्वेशन क्यों कहते हैं। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है और कैम्ब्रिज इक्वेशन इसलिए हम इसे कहते हैं कि बोस इकोनॉमिक्स ने कैम्ब्रिज में स्टडी की है। इन सभी इकोनॉमिक्स ने कोई ना कोई इक्वेशन को डिफाइन किया हुआ है। उन सब इक्वेशन को कैम्ब्रिज इक्वेशन कहते हैं। कैम्ब्रिज इक्वेशन और फिशर की जो थ्योरी है ऑफ मनी है वो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उनका कंक्लूजन दोनों का सेम है। उन्होंने जो फिशल है उसने मनी सप्लाई को लेके डिफाइन किया हुआ है वैल्यू ऑफ मनी को, लेकिन जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है इन्होंने डिमांड फॉर कैश बैलेंस को लेके वैल्यू ऑफ मनी को डिटरमाइन किया हुआ है। लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों ने वैल्यू ऑफ मनी को डिफाइन किया हुआ है। अब आते हैं हम कैम्ब्रिज इक्वेशन पे। कैम्ब्रिज इक्वेशन में सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड फॉर कैश बैलेंस। यानी कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो किस पे मुनसर है? डिटरमिन करती है डिमांड फॉर कैश बैलेंस। जितना हमारा कैश बैलेंस होगा उस हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी होगी। When the demand for money increase, then people reduce their expenditure on goods and services. In order to have large cash holding, then price decrease, so value of money increase. इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब वैल्यू ऑफ डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाती है तब लोग अपने पास गुड्स और सर्विसेज पे कम खर्चा करते हैं और अपने पास कैश होल्ड कर लेते हैं। देन प्राइस डिक्रीज हो जाती है और वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर डिमांड फॉर मनी डिक्रीज हो जाती है देन प्राइस इंक्रीज हो जाती है और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाती है। सिंपली कैम्ब्रिज इक्वेशन में यही है कि डिमांड फॉर कैश बैलेंस की वजह से हमारी वैल्यू ऑफ मनी में क्या फ़र्क आता है और प्राइस में क्या फ़र्क आता है। इन्हीं को कैम्ब्रिज इक्वेशन है। कैम्ब्रिज इक्वेशन किस किस ने डिफाइन की है? मार्शल ने, पिगो ने, रॉबर्टसन ने और कनीजियन ने। इन चारों इकोनॉमिक्स ने इसे डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम मार्शल की इक्वेशन पे आते हैं। मार्शल की इक्वेशन सिंपली क्या है? m इक्वल टू के पी वाई। पी और वाई क्या है? स्मॉल के और स्मॉल पी। m क्या है? एक्सोजिनल डिटरमिनेंट सप्लाई ऑफ मनी। सबसे पहले आपको एक्सोजिनल का पता होना चाहिए। एक्सोजिनल होता क्या है? एक्सोजिनल मीन फिक्स्ड मनी सप्लाई। इधर हमने m को क्या कहा है? फिक्स्ड मनी सप्लाई है ये। और के को हम बाद में डिफाइन करते हैं। इसके बाद पी क्या है? प्राइस लेवल। और वाई क्या है? एग्रीगेट रियल इनकम ऑफ द कम्युनिटी। एग्रीगेट किसे कहते हैं? एग्रीगेट मतलब टोटल रियल इनकम ऑफ द कम्युनिटी। अब आते हैं हम के की तरफ। के क्या है? रियल मनी इनकम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ वाई एंड पी, यानी प्राइस और टोटल इनकम का कम्बिनेशन, उससे कहते हैं रियल इन मनी इनकम। अगर हम इसी क्वेश्चन से प्राइस लेवल डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो देन हम क्या करेंगे? जो पी के साथ के और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जब वाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। देन हमारी न्यू क्वेश्चन बनेगी जो प्राइस लेवल को डिस्क्राइब करेगी। देन बनेगी प्राइस लेवल इक्वल टू पी। पी मीन प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम डिवाइडिंग बाय के वाई। यानी कि हमारी प्राइस किसके इक्वल होगी? एम डिवाइडिंग बाय के वाई। अगर हमने प्राइस लेवल तो मालूम कर ली, वैल्यू ऑफ मनी भी मालूम करनी है, क्योंकि कैम्ब्रिज इक्वेशन क्या है? कैम्ब्रिज इक्वेशन में हम यही डिफाइन करते हैं ना कि डिमांड फॉर कैश बैलेंस के चेंज होने से वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस में डिफरेंस होता है, फ़र्क पड़ता है। तो मनी हमने प्राइस तो डिफाइन कर दिया, अब हमने वैल्यू ऑफ मनी करनी है। वैल्यू ऑफ मनी आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, फिशल में वैल्यू ऑफ मनी को किससे शो करते हैं? 1/p से। अगर हम इसको 1/p कर दें तो 1/p हो जाएगा। देखें इधर लिखा हुआ है क्या है इसकी वैल्यू ऑफ मनी? 1/p। और जो इधर था m डिवाइड बाय के वाई, तो जब ये p
वैल्यू ऑफ मनी होगा तो जो के वाई डिवाइड बाई एम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पिगो इक्वेशन। पिगो इक्वेशन क्या है? पी इक्वल टू है के आर डिवाइडिंग बाई एम। पी क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि परचेजिंग पावर वैल्यू ऑफ मनी को शो करता है। और वैल्यू ऑफ मनी किसको शो करता है? परचेजिंग पावर को। जिस मनी की कितनी ज़्यादा परचेजिंग पावर हो उतनी इसकी वैल्यू ऑफ मनी होती है। इधर में हम आर के को बाद में डिफाइन करेंगे क्योंकि ये आर के रिलेटिंग, आपको आर का पहले पता होगा फिर ही हम के को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आर क्या है? टोटल रिसोर्सेज और रियल इनकम। हमारी कंट्री में कितने भी रिसोर्सेज हैं उसको आर कहा जाएगा यहाँ पे। एम क्या है? नंबर ऑफ एक्चुअल यूनिट ऑफ लीगल टेंडर मनी। आपको सबसे पहले लीगल टेंडर मनी के बारे में पता होना चाहिए। लीगल टेंडर मनी क्या है? लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जो एक्सेप्टेबल हो, यानी कि पाकिस्तान में कौन सी मनी एक्सेप्टेबल है? करेंसी, करेंसी में होती है कॉइन्स और नोट्स, और ये क्या है? लीगल टेंडर मनी। और आप आते हैं हम के की तरफ। के क्या? प्रोपोर्शन ऑफ टोटल रियल इनकम और रिसोर्सेज। कि आर के प्रोपोर्शन, आर के चेंज होने से के में भी चेंज आता है, वो इसको कहते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल रियल इनकम। अकॉर्डिंग टू पिगोन, इन्होंने क्या कहा है कि मनी सिर्फ लीगल टेंडर मनी नहीं है, इसमें कैश क्या, लीगल टेंडर मनी और कैश नहीं है, बट आल्सो बैंक नोट और बैंक बैलेंस भी इसमें शामिल होते हैं। अगर हम मनी में बैंक नोट और बैंक बैलेंस शामिल कर रहे हैं लेकिन हम इधर क्या लेके चल रहे हैं? डिमांड फॉर मनी, तो देन बैंक नोट और बैंक बैलेंस किस में इंक्लूड हो जाएगा? डिमांड फॉर मनी में। इसने एक ग्राफ को भी डिस्क्राइब किया है। इधर हमने ग्राफ बनाया है। इसके हॉरिजेंटल एक्सिस पे है मनी डिमांड और मनी सप्लाई, और वर्टिकल एक्सिस पे है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी शो का, वैल्यू ऑफ मनी क्या है? पी। पी इक्वल टू क्या है? वैल्यू ऑफ मनी। और हमने क्या एम एस यानी कि मनी सप्लाई को फिक्स किया हुआ है। Q1 Q2 एंड Q3 क्या है? मनी सप्लाई, यानी कि M1 M2 M3, ये क्या है? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई फिक्स है। When increase in money supply then have value of money decrease। जब हम मनी डिमांड को इंक्रीज करते हैं देन वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाता है। ये देखें M1 पे हाईएस्ट डिमांड है और वैल्यू ऑफ मनी भी हायर है। जब हम डिमांड मनी कम करेंगे उसके साथ ही वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। इसके साथ इंटरेक्ट रिलेशन है। ये हमने इक्वली चेंज किसमें शो किया हुआ? डिमांड इक्वेशन में। इसके बाद आती है रॉबर्टसन इक्वेशन। इन्होंने भी एक इक्वेशन डिस्क्राइब की थी। इसकी इक्वेशन क्या है? P इक्वल टू है M डिवाइडिंग बाय KT। इसमें P क्या है? प्राइस लेवल, और M क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मनी सप्लाई। और के पहले हमें T का पता होना चाहिए। T क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेजिंग ड्यूरिंग अ ईयर बाय द कम्युनिटी, यानी कि उस कंट्री के लोग एक साल में कितनी चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं उसे T कहते हैं। और K क्या है? द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि T के हिसाब से कितनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं उस तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को K कहते हैं। इस इक्वेशन की आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। देन हम आते हैं कनीजियन इक्वेशन। कनीजियन के में बहुत सिंपल सी इक्वेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है, यानी कि ये है N इक्वल टू पी के क्या है? इधर नंबर ऑफ कंज्यूमर यूनिट इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी कि कंज्यूमर किसे कहते हैं? वो यूनिट जो हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि अगर हम किसी को से कोई चीज़ लेते हैं तो उसको कुछ ना कुछ पे करते हैं, वो यूनिट क्या कहलाते हैं? के। यानी कि जितने यूनिट दे के हम कोई चीज़ परचेज करते हैं उनको क्या कहते हैं? के। और एन क्या है? टोटल करेंसी इन द सर्कुलेशन।
टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन, आप जानते हैं कि जो भी मनी है हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही हो, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, उसे एन कहते हैं। और पी क्या है? प्राइस ऑफ कंजम्पशन यूनिट, यानी कि एक क्वांटिटी के लिए हमने कोई ना कोई प्राइस तो पे की हुई है, उस प्राइस को कहते हैं पी, उस इस मनी को कहते हैं पी, सॉरी। इसके बाद है इफ के इज कांस्टेंट, अगर उन्होंने कहा अगर हम के को कांस्टेंट रख दें देन इंक्रीज हो एन, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी विल लीड टू बी अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन मनी, यानी कि इन्होंने कहा है कि अगर हम के को कांस्टेंट रख दें और प्रोपोर्शनली चेंज करें एन, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी का प्रोपोर्शनली चेंज करें, देन उसके साथ ही प्रोपोर्शनल चेंज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा? पे, यानी कि एन के क्वांटिटी ऑफ मनी के इंक्रीज होने से प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी और क्वांटिटी ऑफ मनी के डिक्रीज होने से प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी। ये कनीजन का कॉन्सेप्ट था। Thanks for my watching video. I hope you all like my video. If you like my video, please subscribe my channel and like and share my video. Please subscribe my channel. Thanks.